नमस्कार, स्वागत है आपका ओआरएफ की खास पेशकश गोलमेज में। और आज मेरे साथ खास मेहमान है विक्रम सूद। बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद समय देने के लिए। एक लंबे समय के बाद आपसे चर्चा हो रही है किसी मुद्दे पे। और आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो रूस और यूक्रेन की जंग है, जो एक लंबे समय से चल रही है। 9 महीने इसको हो गए, खत्म होने का नाम नहीं, बल्कि ये जंग और ज्यादा उलझती जा रही है। जो ताजा खबरें आई हैं उसमें ये भी सामने आया कि रूस अब जो एक अनाज को लेकर जो डील हुई थी जिसमें और भी मुल्क थे, उससे रूस विथड्रॉ कर रहा है। रूस ने ये आरोप लगाया है कि यूके भी ड्रोन पर उनकी फ्लीट पे हमले कर रहा था। ये भी आरोप लगाया है कि पहले गैस पाइपलाइन पे भी हमला किया गया है और उसने गैस पाइपलाइन को ब्लो अप कर दिया। जाहिर है यूके कहता है कि रूस ये सब झूठी कहानियां सुना रहा है। विक्रम सूद साहब, ये जो जंग है ये इतनी उलझती जा रही है कि अब ये लगता है कि ये रूस यूक्रेन की जंग है। ये रूस बनाम जो पश्चिमी देश हैं, खास करके अमेरिका, उनकी जंग है। कैसे देखते हैं आप इसे और किस मोड़ पे जा रहा है ये युद्ध अब? नमस्कार नगमा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बड़े मुद्दत के बाद मिले हैं। बहरहाल आज का जो विषय है बड़ा ही उलझा हुआ मुद्दा है। और मेरे ख्याल में ये जो जंग है ये अमेरिका और रशिया के बीच में। यूक्रेन तो प्यादा है क्योंकि अमेरिका अपने ट्रूप्स तो लगाएगा नहीं। वियतनाम और इराक के बाद इनसे ये नहीं हो पाएगा। और खास तौर पे पिछले ही साल तो आप अफगानिस्तान से भागे थे और अब अमेरिकन डोमेस्टिक ओपिनियन ये कभी नहीं अलाउ करेगी कि अमेरिकन ट्रूप्स जाके यूक्रेन के लिए लड़े। तो अब लड़ाई यूक्रेन तो रूस को हरा नहीं सकता। देखिए यूक्रेन रशिया, द सन टेक्स 9 hours टू क्रॉस रशिया, मे बी 10 hours। इतना बड़ा है। जी। अमेरिका का 3.5 साल लगते, 3.5 घंटे लगते हैं। दिस इज द डेप्थ ऑफ दैट कंट्री। सो आप उस मुल्क को हरा नहीं सकते। भले ही आप उसको कमजोर करने की कोशिश करें, हरा नहीं सकते। नॉट इवन अमेरिका। एंड आपको याद होगा जब वर्ल्ड वॉर 2 में जब नाजी आर्मी वेंट टू रशिया, सोवियत यूनियन, दे वर डिफीटेड and sent back at the Battle of Leningrad where they fought for 2 years. तो ये वही मुल्क है। और अब तो इज्जत का भी सवाल हो गया ना। अब अमेरिका रिट्रीट तो कर नहीं सकता जब तक कोई सोल्यूशन ना हो, और रशियंस तो करेंगे नहीं रिट्रीट, क्योंकि पुतिन ने इनको 20 साल से कहा है कि भाई यूक्रेन इज अ रेड लाइन। और खास तौर पे 2008 के बाद जब सडन नेटो एक्सपेंशन हुई, उसने ये फिर से दोहराया और बार बार दोहराया कि आई एम नॉट गोइंग टू ऑक्यूपाई यूक्रेन। मेरे को इससे खतरा है नेटो से। सो उसने कर दिया जो करना, और मेरे ख्याल में वो अपना पूरा एनालिसिस करके आया है। सैंक्शंस वर्सेस काउंटर सैंक्शंस। आप तेल बंद करेंगे, मैं व्हीट बंद करूं, मैं गैस बंद करूं। तो सब अब ये सॉर्ट आउट करने में टाइम लगेगा और तब तक लड़ाई चलती रहेगी। जी। जी, अमेरिका और रूस में वही बात आपसे पूछना चाह रही थी कि ये सॉर्ट आउट करने में समय लगेगा। उसने एनालिसिस पूरी की है, सैंक्शंस बनाम काउंटर सैंक्शंस और गैस बंद करने की जो बात है, इसमें पिसा जा रहा है यूरोप। तो यूरोप के देशों का बुरा हाल है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसमें इसमें जो सबसे ज्यादा लॉस होगी वो यूरोप की होगी, नॉट इंक्लूडिंग यूक्रेन। इन्हीं लॉस होगी। रशियंस की भी होगी, अमेरिकन की भी होगी। सबसे ज्यादा फायदा होगा चीन को।
हाल ही में वो शी जिनपिंग थर्ड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने हैं। वो माओ के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर है, एम्बिशियस है जी। उनको डर है कि अब अमेरिकन यहाँ पे ताइवान को लेके कुछ करेंगे। तो ये संभावना ये भी लगती है कि शायद स्प्रेड ना हो जाए कॉन्फ्लिक्ट। तो जो वो 3.5 घंटे का भाषण था पुतिन का, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मल्टी पोलैरिटी के लिए के साथ खड़े हैं, और उन्होंने ये भी तारीफ की सऊदी अरब की, उन्होंने चाइना का जो क्लेम है ताइवान पे उसको सपोर्ट किया, ये जो भाषण था उससे क्या रुख समझ में आता है पुतिन का? रुख तो ये है कि जी ही इज नॉट गोइंग टू गो बैक, रिट्रीट नहीं हो रही। और हमको एक चीज और याद रखनी चाहिए कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी तब अमेरिका जीडीपी वाज मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी और पॉपुलेशन थी 6.4%। अब अमेरिका की पॉपुलेशन है 4%, 4.5%। Their GDP is 16% of the world's global GDP. The GDP of BRICS is higher than the GDP of G7. So, the trend is going to be कि multipolarity होनी चाहिए, कि वो bipolarity और सोल सुपर पावर के डेज खत्म हो गए। अब हमको multipolarity of which Russia is a part. Naturally, they want to be a part. Russia, China, India, maybe the BRICS plus something, and some countries will have to move out of being the governors of the world. तो ये पूरी लड़ाई उसलिए भी है कि कौन जो है किसके पास शक्ति है और किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट हो रहा है। रीऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो टर्म यूज करते थे रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, कौन सा रूल? पहला रूल तो था कि यू कैन नॉट इन्वेड अनदर कंट्री। अमेरिका ने 1990 के बाद 15 बार लड़ाई करी अपने मुल्क से बाहर। 85 तो उनके बेसिस हैं। रशिया के 3 है, चाइना का 1 है। तो who is willing for a war? So there has to be a change. जी, इसलिए जो आप लोग हैं उस सवाल उठता है जहन में कि इस युद्ध के लिए जो टकराव है और जिसके ऊपर मीडिया में भी एक तरफ से हम देखें तो एक तरफा नजरिया सामने आता है, व्यू पॉइंट विच इज द वेस्टर्न अमेरिकन व्यू पॉइंट, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बाइडेन के मतलब कि अमेरिका, नेटो, इस युद्ध को बढ़ावा किसने दिया और कौन लड़ रहा है इस युद्ध को? क्योंकि अब देखिए जेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि जो 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की है वो और यूएन जो है वो इसकी प्रतिक्रिया दे, और रशिया जो है वो अनाज को भी एक तरह से हथियार की तरह यूज कर रहा है। तो क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या हो सकता है? भैया आपने ऑयल वेपनाइज कर दिया था बहुत पहले ही, तो उसने व्हीट को वेपनाइज कर दिया। ये तो आपका चलेगा सब। एंड कौन उकसाया है, किसने उकसाया है? प्रोवोकेशन तो वेस्ट से आई है। वेस्टर्न नेशंस हैव प्रोवोक्ड। मेबी इट इज द डिजायर कि जो आपका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उनको पीरियोडिकली कुछ चाहिए करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। तो असला बिकेगा कैसे, यूज कैसे होगा, तो वो करते हैं जी। अब हिस्टोरिकली देख लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहाँ कहाँ क्यों लड़ाई हुई। सो देयर इज एन अर्ज के see America has to learn, and भाषण नहीं दे रहा हूं मैं, but they have to learn that it is no longer the same world. It is a different world. It's अब जो वर्ल्ड है वो ज्यादा एस्पिरेशनल है कि वो हम भी कुछ, we also, everybody wants to be successful,
comfortable, जरूर। secure in my terms, not in your. So there has to be a come down. वो कोल्ड वॉर का जमाना खत्म हो गया। This is the new world. This is the new world order that is going to be made. मेरे ख्याल से जी जी। कैसा होगा, कौन बनेगा, कब बनेगा, ये मेरे को नहीं मालूम, पर पुरानी संस्था तो गई। जी। और अभी जो इतना शोर पश्चिमी देशों से और अमेरिका की तरफ से मच रहा है, या जैसा आपने कहा भी कि जेलेंस्की या यूक्रेन एक प्यादा है, पर एक ये बात, एक ये नैरेटिव सामने रखी जाती है कि जेलेंस्की किस तरह से लड़ रहे हैं, जेलेंस्की हीरो हैं, और ये कि रशिया कितनी बड़ी गलती कर रहा है, भूल कर रहा है, रशिया जो है वो एक विलेन के रूप में है, बाकी हम सब नैतिक तौर पे सही हैं। तो ये एक तरह से नैतिकता की लड़ाई जो पश्चिम ने बनाई है, तो उस नैतिकता पर आप क्या कहेंगे कि राइट एंड रॉन्ग? और इसलिए भारत पे भी काफी दबाव रहा कि भारत खुल के कंडेम करे। आ रहा कि भारत ने बार बार कहा कि वो युद्ध के पक्ष में नहीं है, युद्ध खत्म होना चाहिए। जी नहीं, उनकी तो वो है ना कि अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो मेरे खिलाफ हो। भाई माय फ्रेंडशिप, जो मेरी दोस्ती है रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ, किसी के अगेंस्ट तो नहीं थे ना, अमेरिका के अगेंस्ट तो नहीं थे ना। पर जब अमेरिका पाकिस्तान को असला देता है 400 मिलियन 500 मिलियन डॉलर का, और वो असला इसलिए है कि वो अपने F-16 को हमारे खिलाफ यूज करेगा, तो ये तो दो तरफा बात हो गई ना, अनइक्वल हो गया। USA has every right to be friends with USA, with Pakistan and India, वो सही है जी। I have a right to be equally friendly with Russia and US without being against the other. So how it should be. So why अब Western nations तो ये हमारे खिलाफ धड़ाधड़ लगा रहे हैं एलिगेशन कि आप एंटी हो, एंटी यूक्रेन हो, एंटी अमेरिकन हो। नहीं है, we just pro India. We look after our interests, and that's what our EAM had said somewhere, that we are just pro India. We're not anti anyone. There is no need to be. So ये यही है। हम आपको और मुझे तो जो आम खबरें हैं इन इंग्लिश पेपर्स में, दी CB, रॉयटर्स एंड CNN एंड AFP, वहीं से मिलती है ना जी। तो कोई पेज पन्ना खोल के देख लीजिए, वहीं से खबर आती है, अपनी तो है ही नहीं कोई खबर। रशियन सोर्सेज देखा ही नहीं हमने, और अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज इन अमेरिका वो कंडेमिंग दिस, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ देम, व्हिच वो मेन स्ट्रीम में नहीं आता है, ना उनके ना हमारे। बिल्कुल, तो लोगों को भी जानकारी उतनी ही है जो जानकारी दी जा रही है, जो आप देंगे, पेश किया जा रहा है। नैरेटिव बना लिया कि ये ज़ेलेंस्की हीरो है, टी-शर्ट में घूमता है, पैराट्रूपर बना रहता है, लड़ाई लड़ता है, पुतिन तो बीमार है, पुतिन तो मरने वाला है, वो सब कहानियां बनती रहेगी। वो भी जानता है, पुतिन भी जानता है क्या खेल है, और पुतिन सब समझ के आया है। अब उसने 8 साल लगाए, 10-12 साल लगाए तैयारी करने के लिए कि अगर ये होगा तो मैं क्या क्या करूंगा, किस स्टेज पे करूंगा, और वो क्या करेगा, मैं क्या करूंगा। He's not gone into it blind. अभी जो एक शोर भी है कि जिन जगहों को रूस ने जिस पर कब्जा किया, वहां से रूस को पीछे हटना पड़ा। यह हुआ कि यूक्रेन का जो रिस्पॉन्स, जो प्रतिक्रिया थी काउंटर ऑफेंसिव, वो काफी तेज थी, और एक समय ऐसा भी लगा जो दिखा यहाँ पे अखबारों और सोर्सेज जिसकी आप बात करें उसके जरिए के पीछे हट रहा है एक तरह से रूस, या रूस को एक तरह से मार पड़ रही है यूक्रेन से, और यूक्रेन एक छोटा देश होके तो ऐसा लगता है कि उसकी जैसे तैयारी ही नहीं थी। और फिर उसके बाद रूस ने डर्टी बॉम्ब की बात शुरू की, और इस बहाने शायद यूक्रेन ने कहा कि वो हम पे हमला करना चाहता है, परमाणु हमले का खतरा है। तो इसको कैसे समझा जाए? और इन सब के बीच अब आपने कहा कि हमें प्रो इंडिया होना है, जाहिर सही बात है ये, और एस जयशंकर जाएंगे
मॉस्को। तो दुनिया के बहुत सारे देश अभी इसके ऊपर इसको ध्यान से देख रहे होंगे कि भारत का क्या रुख अब होगा और क्या कर सकते हैं वहां पे, क्या कह सकते हैं। मुझे एक्चुअली तो मालूम नहीं, कंजेक्चर ही कर सकते हैं कि क्या बात होगी। क्या भारत क्या रोल कर सकता है, मीडिएट कर सकता है या युद्ध केस में? और इज पॉसिबल इफ बोथ साइड वांट मीडिएशन। अब मैं चौधरी बन के बीच में तो कूद नहीं सकता कि आओ भाई मैं बात कराता हूँ। अगर कोई कहता है कि साहब हमारा समझौता करा दीजिए, आप यहाँ कर सकते हैं या आप या दो चार और मिलके कर सकते हैं, तो वो तो हो सकता है, पर खुद तो नहीं कर सकते। कैनॉट वॉलंटियर कि हम आपको समझा देंगे। और आपने पूछा कि ये कहा कि ये सोवियत यूनियन को सेटबैक्स हुए लड़ाई में। हो सकता है, सेटबैक्स होते हैं लड़ाई में। सम बैटलफील्ड्स यू लूज, सब सारी बैटल्स नहीं जीती जाती। आपको तो वॉर जीतनी है, जंग जीतनी है, एक लड़ाई नहीं जीतनी। तो ये हुआ होगा, कहीं वीकनेस है, कहीं whatever reason it can happen. But in the overall, Ukraine doesn't have the staying power, and I'm afraid nor does America. अभी देखते हैं नवंबर 8 को इलेक्शंस होती हैं अमेरिका में, कांग्रेशनल इलेक्शंस। उसमें क्या आता है, बाइडेन की क्या पोजीशन बनती है, फिर शायद कुछ और चेंज हो रवैये में, या सख्ती आए या नरमी आए। तो ये डोमेस्टिक ऑडियंस की भी इम्पोर्टेंस है ना इसमें। फॉर अमेरिका, बिल्कुल, फॉरेन पॉलिसी इज कनेक्टेड टू इट्स डोमेस्टिक पॉलिसी। तो वहां पे बात हो गई तो फिर घर में भी हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे असली रवैया। जी जी बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प है ये समझना आपके जरिए कि किस तरह से इस समय जो दुनिया में बड़े देश हैं उनके बीच क्या राजनीति चल रही है, और ये जो पूरी युद्ध या जो पूरा युद्ध है या जो जंग है वो रीऑर्गेनाइजेशन भी हो रहा है एक तरह से शक्तियों का। विदेश नीति जो है उस पर असर पड़ता है, घरेलू नीति का भी। तो अमेरिका की जो घरेलू राजनीति है वो क्या किस करवट बैठ रही है, उसका असर पड़ेगा विदेश नीति पे। और ये जंग जो है जाहिर है ये यूक्रेन और रूस की जंग नहीं है, ये यूक्रेन और पश्चिमी देशों और खासतौर पे अमेरिका की जंग है। अभी समय लगेगा इसमें, इसको इस धूल बैठने में। बहुत धन्यवाद आपका विक्रम सूद हमारे साथ शामिल होने के लिए और इस बहुत दिलचस्प आंकलन के लिए। शुक्रिया। नमस्कार।